हेलो गाइज, मैं सचिन सर स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, जैसा कि आपको पता है, आपको हमारे चैनल पर डेली मैथ का एक शानदार सेगमेंट मिलता है। तो डेली की तरह आज भी आपके लिए शानदार वो सेगमेंट आ गया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मैथ की सुपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाइज, क्या कर रहे हैं? मैथ की सुपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सीरीज हमारी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। गाइज, अब आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 रेलवे में एंड ग्रुप डी के मात्र 60 दिन शेष बचे हुए हैं। कितने दिन शेष बचे हुए हैं? ओनली 60 डे। ये ओनली 60 डे में आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी हमारे साथ गाइड, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। प्यारे बच्चों, अभी आपकी रिसेंटली बहुत ही जल्द यूपी में लेखपाल और पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप प्रैक्टिस सीरीज जरूर लगाएं, जिससे हमें ये पता चल पाए आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों, हम ये बात जरूर कहेंगे, चाहे आपने आज से ही तैयारी क्यों न स्टार्ट की हो, आज आपका फर्स्ट डे क्यों ना हो, आज आपका फर्स्ट डे क्यों ना हो, आपने मान लिया कि आज हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो उसी दिन से प्रैक्टिस सीरीज लगाना स्टार्ट करिएगा। और आपको ये देखना है कि आपने जिस दिन से प्रैक्टिस सीरीज लगाना स्टार्ट किया है, तो मान लीजिए कि आपका एक चैप्टर जैसे ही फिनिश हुआ, मान लीजिए नंबर सिस्टम अभी आपको हमने जैसे मान लीजिए सपोजिट पढ़ा दिया, तो आपको अपनी प्रैक्टिस सीरीज में ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। अगर आप बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पा रहे हैं और किस लेवल का क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, वो अपने टीचर से जरूर डिस्कस करिए, जिससे हमारा स्कोर बन पाए। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ये हमारी तैयारी की अच्छी रणनीति होती है, तो हमें उसी रणनीति पर चलना भी होगा। प्यारे बच्चों, तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। हम बहुत जल्द आपके लिए एक बैच और लॉन्च करने वाले हैं, जिसको सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? x-2 इंटू x-9 का न्यूनतम मान क्या होगा। का हमसे क्या पूछा गया है? न्यूनतम मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई कराई, तो x की मल्टीप्लाई इस x में कराई, पहले हम किस में कराएंगे? इस x में। फिर इसी x की मल्टीप्लाई हमें कहाँ करानी पड़ेगी? -9 में। इसी तरीके से -2 की मल्टीप्लाई हमें x में करानी पड़ेगी, और इसी -2 की मल्टीप्लाई फिर हमें 9 में करानी पड़ेगी। तो एक समीकरण बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी गाइड। तो देखते हैं, x की गुणा हमने जैसे ही x में कराई तो क्या बन जाएगा? x²। आगे चलते हैं, माइनस का 9x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, 18। ये आपकी एक क्या बन गई? इक्वेशन बन गई गाइज। और जब ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, आपसे पूछा क्या गया है? न्यूनतम मान पूछा गया है। प्यारे बच्चों, न्यूनतम मान जब ऐसी इक्वेशन का पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, मिनिमम मान जैसे ही पूछा जाएगा, न्यूनतम मान, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू। जैसे आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए, तो आपको क्या करना है? 4ac माइनस b² अपॉन क्या करना होगा? 4a। ओके गाइज, बस आपको ये करना, वैसे ही आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, हम वही कर देते हैं। देखिए, 4 की जगह 4 रहने देंगे, a की जगह क्या होगा? a की जगह जो वैल्यू होगी वो मेरा x² का कॉफिशिएंट होगा। तो x² का कॉफिशिएंट क्या है? 1। अब देखिए गाइज, c की वैल्यू क्या होगी? ये देखिए, c सबसे लास्ट टर्म, c की वैल्यू क्या है? 18। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, b की वैल्यू क्या है? x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट क्या है? 11। 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 121 अपॉन 4 इंटू a की वैल्यू अभी आपने क्या लगाई? x² का कॉफिशिएंट। x² का कॉफिशिएंट क्या है? 1। तो प्यारे बच्चों, बस हमें यही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जैसे में इसको सॉल्व करेंगे, तो 18 चौके 72 माइनस 121 बटे कितना आ जाएगा? 4। जैसे ही इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास बचेगा माइनस का 49 अपॉन 4। क्यों माइनस आया? क्योंकि 121 बढ़ा, 121 से जैसे ही 72 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास जवाब आ जाएगा -49/4। तो आपका -49/4 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइएगा, अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक भिन्न का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 5 गुना का योग 7 है, तो वह भिन्न कौन सा होगा। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको हम बहुत आसान वे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक भिन्न का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 5 गुना का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे ये भिन्न कौन सी होगी, यानी कि 2 और 5 मिलके यहाँ 7 हो रहा है। आपने कैसे ये अनुमान लगा लिया कि 2 गुना और 5 गुना से हमने ये अनुमान लगा लिया कि 2 और 5 मिलके कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो या तो भिन्न 2/5 होगी या तो 5/2 होगी। ठीक है ना गाइस, हम इस बात को समझ लेते हैं। अगर हम पहले रखते हैं बाई ऑप्शन, क्या करते हैं हम, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन। ये आपने 2 और 5 का अनुमान कहां से लगाया, ये 2 गुना और 5 गुने से हमने अनुमान लगा लिया। 5 और 2 7 और इनका योग भी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये बात हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं गाइज। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, हम पहले 2/5 को रखे देखते हैं। तो 2/5 का 2 गुना जब करेंगे प्लस इसके उल्टे का यानी कि विपरीत का व्युत्क्रम का 5 गुना, तो हमने देखा इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। इन दोनों का सम हम 7 नहीं निकाल पा रहे। जब इन दोनों का सम हम 7 नहीं निकाल पा रहे, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। हम कौन सा ऑप्शन अब प्यारे बच्चों चेक करेंगे, अब हम ऑप्शन चेक करेंगे 5/2 मैंने चेक कर लिया। अब क्या करेंगे हम चेक, अब करेंगे हम 2/5। क्या चेक करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम चेक करेंगे 2/5। तो जैसे ही मैंने 2/5 वो सॉरी 5/2 क्या करेंगे हम, 5/2 को चेक। अब जैसे मैंने 5/2 को चेक किया तो 5/2 का 2 गुना हमने भिन्न क्या मान लिया, 5/2। तो 5/2 का 2 गुना प्लस 5/, अब देखिए यहां व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम का मतलब होगा 2/5, यानी कि पहली जो भिन्न हमने रखी है 5/2 उसका उल्टा विपरीत वही तो व्युत्क्रम होता है। 2/5 का 5 गुना, तो हमने देख लिया इस 5 से ये 5 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, 5 और 2 कितना बन गया, ये वाला 5 और ये वाला 2 कितना बन गया, 7। और देखिए यानी कि जो भिन्न पहले आ रही थी उसका 2 गुना और उसके व्युत्क्रम का 5 गुना, क्या सम 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है प्यारे बच्चों। तो बाई ऑप्शन हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका बाई ऑप्शन क्या आंसर आया, 5 हमने 2 रखे देखा था, तो यानी कि यही मेरा जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सुश्री पूजा अपने मासिक वेतन के 13% अर्थात 8554 रुपए का मेडिक्लेम में करती है, निवेश करती है। ठीक है, बाद में वह अपने मासिक वेतन का 23% बाल शिक्षा पॉलिसी में निवेश करती है। अपने मासिक वेतन के और 8% की वह म्यूचुअल फंडों में निवेश करती है। सुश्री पूजा वर्ष भर में कुल कितना निवेश करती है, यानी कि उसके इन्वेस्टमेंट हमें बताना है कि उसने पूरे वर्ष में यानी कि 1 साल में 1 ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, किस किस पर, वो देखिए पॉलिसी पर भी कर रही है, यानी कि बॉल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी पर, म्यूचुअल फंड पॉलिसी पर, तमाम सारी वो पॉलिसी चल रही हैं, उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो प्यारे बच्चों हमसे कहा गया है वो अपने मासिक वेतन का 13%, तो जब 13% उसका मासिक वेतन जो है उसने कहा 13% किस पर खर्च करती है, मेडिक्लेम पर। तो मेडिक्लेम पर जब 13% करती है और वो कितना रुपए बोला गया है, 8554 रुपए, यानी कि वो 13% 8554 के बराबर है। तो क्या मैं ये 100% निकाल पाऊंगा प्यारे बच्चों, बहुत आसान वे में निकाल पाऊंगा। 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, ज्यादा हो जाएगा, 13×5 = 65, 13×6 = 78। ठीक है, अब मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास बच गया 5 और 2 7, 13×2 = 26, 13×3 = 39, 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×5 = 65। तो ये 5 बार गया। अब मेरे पास जैसे ये 13×5 = 65 हुआ, अब मेरे पास 10 बच गया। ठीक है ना गाइस, अब जरा मैं देखते हैं आगे की तरफ। तो 10 के मतलब 104 हो गया, ये 4 और 10 बच गया तो 104 हो गया, 13×8 = 104, यानी कि मैं यहां से निकाल पाया कि 1% बराबर कितना आ गया, 658 आया। जब 1% बराबर 658 है तो क्या आप ये भी कह पाओगे कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% जब मैंने 2 जीरो यहां बढ़ाए तो 2 जीरो यहां भी बढ़ाएंगे, या आप ऐसे कह पाओगे कि ये परसेंटेज हटाइए तो 2 जीरो बढ़ाइए, यानी कि एक यूनिट बराबर 100% के होता है, तब भी यही बात कह पाओगे। यानी कि उस पूजा का टोटल जो वेतन है वो कितना है, पूजा का टोटल वेतन कितना आया, पूजा का टोटल वेतन 65,800 रुपए आया। ठीक है ना, अब जरा हम देख लेते हैं कि टोटल वो खर्चा कितना करती है। देखिए, एक तो खर्चा कर रही है 13% का
और दूसरा खर्चा कितना है उसका 23% का। अब देखिएगा गाइज, और कितना करती है 8% का करती है। तो टोटल मैंने उसके खर्चे को काउंट कर लिया, 3 3 6, 6 6 12 और 2 कितना हो गया 14, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया 4। तो टोटल अपनी जो उसकी इनकम है वो इनकम का 44% क्या कर देती है, खर्चा कर देती है। प्यारे बच्चों, जब वो 44% खर्चा कर देती है तो हमें पूछा क्या गया कि उसने टोटल निवेश कितना किया। तो जब टोटल उसके पास 65,800 रुपए थे, उसका 44% उसने खर्चा कर दिया, यही आपसे पूछा गया है। तो हम इसे आसान वे में काउंट कर लेंगे। 44 का गुणा जब 658 में करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 289, 289,52। देख लेते हैं एक बार, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 20 20 और 3 28, 28 5 4 छंगे 24, 24 एक 25। ठीक है, बिल्कुल गाइस सही है, ये 289,52, ये एकदम सही जवाब आ गया कि 289,52, ठीक है ना। तो 289,52 ये क्या करती है, वो खर्च करती है, यानी कि 28,952 रुपए वो खर्च कर देती है। तो प्यारे बच्चों, यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है ना गाइस। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो देखिए, हमने ये छोटी संख्या मान ली, स्मॉल नंबर मान लिया, और ये क्या मान लिया मैंने, लार्ज नंबर मान लिया, बड़ा नंबर। ये मैंने क्या मान लिया, स्मॉल नंबर मान लिया x, और ये बाई क्या मान लिया मैंने, लार्ज नंबर। या कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे, ठीक है ना गाइस। एक संख्या उसमें छोटी है और दूसरी संख्या क्या है, बड़ी है। ये कहा जा रहा है यदि छोटी संख्या 20% हो, छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब आपको छोटी संख्या 20 दी गई है और कहा गया है तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान वे में समझने की, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है। तो हमने जो अंतर निकाला है x माइनस वाई, इन दोनों का जो अंतर है वो है क्या, इन दोनों का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है। और इसमें यह भी कह दिया गया है कि यदि इसमें कहा यदि छोटी संख्या 20 है, तो अगर छोटी संख्या मान लीजिए 20 माइनस बाई है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। जब 20 माइनस बाई है तो इसको क्या कह पाओगे, 20 पंजे 100, 1/5, यानी कि 22/5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 20 पंजे 100 माइनस का 5 बाई इज इक्वल टू बाई। जब इस 5 बाई को उधर भेज दोगे तो 100 बचेगा इधर, और उधर हो जाएगा क्या 6 बाई। तो जब 6 बाई आपका बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड आप समझेंगे इस क्वेश्चन को। जब मैं इसको इधर भेजेंगे तो माइनस, उसको उधर भेजेंगे तो प्लस, छोटी संख्या की जगह मैंने बड़ी संख्या लगा दी। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं आपके सामने। देखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपके सामने, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है। देख लीजिए, पूरे ही क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार फिर से। देखिएगा, इसमें ये कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर, एक मानते हैं हम बड़ी संख्या, ठीक है। आपने क्या किया, एक बड़ी संख्या माना, यानी कि हम जैसे कह रहे थे वो भी बात सही है कि स्मॉल एक नंबर मान लीजिए और एक नंबर हमने लार्ज मान लिया। लार्ज सपोज दैट बाई है, स्मॉल सपोज दैट एक्स है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ये कहा गया है उन दोनों का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है ना गाइस। और ये जो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो ये मैंने बड़ी संख्या जो बाई थी वो मान ली, बड़ी में से छोटी तो घटाओगे, तो बड़ी माइनस एक्स, छोटी इज इक्वल टू, जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो अंतर आ रहा है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर। तो बड़ी संख्या का जब मैं 20% निकालूंगा तो यहाँ 20% यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो अब जरा देखिएगा, इसमें छोटी संख्या दी गई है 20, जब छोटी संख्या 20 है तो हम यहाँ से काउंट कर पाए 22/5, कैसे, 20 पंजे 100, ठीक है ना गाइस। तो 5 बाई माइनस 5 दूनी 10, यहाँ माइनस का सिंबल है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 बाई हो जाएगा। और जब बाई मैं इधर भेजूंगा तो 4 बाई आ जाएगा यहाँ पे, 4 बाई, और ये 100 इधर आ जाएगा
तो यहाँ से जब मैंने बाई काउंट किया तो कितना आ गया, बाई 25 आ गया। आपसे यही पूछा गया था, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपकी 25 होगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन है 1/x इंटू 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6 का मान बराबर है किसके मान के बराबर। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम करें तो हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए हम ये देखेंगे इसका फर्स्ट नंबर और इसी एक्सप्रेशन का लास्ट नंबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं 1 और 3 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ गया, 1/2। अब हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे जैसे ही फिर हम आगे ये चीज देखेंगे। यहां हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें ये देखना है 1/, ठीक है ना। फर्स्ट 2 नंबर हमें देखने हैं, कौन कौन से नंबर देखने हैं, फर्स्ट 2 नंबर। तो जब हम फर्स्ट 2 नंबर देखेंगे तो फर्स्ट 2 नंबर कौन कौन से हैं, 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया गाइज, यहाँ पे आ गया आपके पास 2। अब क्या करेंगे, मैं अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे 1/। अब मैं क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर देखेंगे। तो लास्ट के 2 नंबर कितना हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 छक्के 30, 30 आ गया, ठीक है ना गाइज। अब जरा देख लीजिए इसको, अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, 1 2 3 इस तरीके से 2 नंबर अगले 2 नंबर में रिपीट हो जाएं। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है फर्स्ट और लास्ट का इन दोनों में, पहली एक्सप्रेशन में यानी कि पहले ही फ्रैक्शन में हमें फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखना है। तो 1 फर्स्ट लास्ट का डिफरेंस आया 2 अपॉन, फिर क्या करना है, पहले में ही 1 का और लास्ट का डिफरेंस देखना है तो कितना आया 2। फिर क्या करना है, 2 लास्ट नंबर जो है, 2 लास्ट नंबर उनकी क्या करनी है, मेरे को 2 लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 छक्के 30, ठीक है ना गाइस। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे हमने 30 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे कितना आ गया 15, यहाँ पे कितना आ गया 1। तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। जैसे ही आपने इसको काटा तो 2 सत्ते 14 यानी कि 7/30 आ गया। बस यही आपको निकालना था। तो 7/3 विल बी योर 7/30 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, जहां 0 से लेकर थीटा की जो वैल्यू है 0 और π/2 के बीच में है, तो cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, आप एक चीज बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन हमें एक चीज यहाँ से बहुत अच्छे से नजर आ रही है। वो चीज क्या है गाइज, आप बहुत अच्छे से एक चीज आपने बहुत समझी होगी कि हम एक क्वेश्चन पढ़ते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, जो सार्वंतर का फॉर्मूला आता था, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। क्या ये उसी तरीके से कुछ लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है गाइज। वो कैसे लग रहा है देखिएगा, इसको समझेंगे जब हम। तो ये कह रहा है कि हम इस बात को क्या ऐसे लिख पाएंगे, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इसी बिहाफ पर जिसमें हमने ये लिखा उसी बिहाफ पर इसको समझेंगे। तो क्या हम इसको ऐसे कर पाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम इस बात को ये कह पाएंगे इसके बिहाफ पर? बिल्कुल कह पाएंगे गाइज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसी भी पर हम इसको कह पा रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पावर ही तो आधी करनी होती है, तो देखो पावर यहाँ से हटा दी, आधी कर दी, तो आधे का मतलब 2 का आधा करोगे तो 1, देखिए यहाँ पे 1 हो गया। इसी तरीके से 4 की पावर आधी कर दी तो कितनी हो गई 2। तो आप समझ पा रहे होंगे इतनी बात को। आप प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसका मान 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आपको दिया गया है, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/3। तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लगाना, 1/3। तो आपका फाइनली आंसर जो आ गया कितना आ गया, 1/3। आपसे यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि ताजे अंगूर के वजन में वजन करने पर 90% पानी पाया गया। ये बनज नहीं है, ये वजन है। वजन करने पर 90% पानी पाया जाता है, लेकिन सूखे अंगूर में
वजन करने पर 20% पानी पाया जाता है, तो 20 ताजे अंगूर के अनुसार सूखे अंगूर का वजन ज्ञात करें। ठीक है ना गाइस, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। अब मैंने ये देख लिया ताजा अंगूर है, ठीक है, यानी कि फ्रेश है बिल्कुल। उसमें जब 90% पानी है तो 10% उसमें क्या होगा, अंगूर की कैपेसिटी होगी, यानी कि अंगूर होगा, उसमें शुद्ध मात्रा होगी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, यानी कि ड्राई देखते हैं, सूखा। अब सूखे में जब 20% पानी है तो 80% प्योरिटी होगी, गूदा होगा, जिसमें गूदे वाला भाग होगा, बिल्कुल होगा गाइज। अब जरा देखते हैं, हमसे क्या कहा गया है, ये 80% है, ठीक है, 100 में ये, और ये कितना है 10%, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, ये कहा गया है अगर 20% ताजे, सॉरी 20 ताजे, कितने अंगूर ताजे हैं 20, तो हमने कितने फ्रेश लिख लिए 20, 20 का जैसे ही मैंने 10% ये निकाला इज इक्वल टू, अब ड्राई का 80, ठीक है 80%, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ परसेंटेज में है ये चीज, ठीक है, लेकिन आप इस परसेंट से ये परसेंट काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर ड्राई फ्रूट निकालना चाहें तो यहाँ से 200 और ये 80 नीचे आ जाएगा, तो आप ड्राई फ्रूट की मात्रा यहाँ से निकाल पाओगे, यानी कि सूखे की, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से काट दोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 5 को तो 2.5 किलोग्राम आ जाएगा, तो 2.5 किलोग्राम सूखे अंगूर में प्योरिटी होगी। ठीक है ना गाइस, तो हमसे बस यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक नदी के दो किनारों पर ठीक आमने सामने दो मंदिर बने हुए हैं, उनमें से एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है, इस मंदिर से दूसरे मंदिर के शीर्ष तथा तल के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तदनुसार उस मंदिर की ऊंचाई कितनी है। देखिए गाइज, हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक मंदिर है सपोज दैट ये, और एक दूसरा मंदिर है सपोज दैट ये, ठीक है, ये दोनों ही किनारों पर है, ठीक है। अब ये पहले मंदिर की चोटी है, ये दूसरे मंदिर की चोटी है, ठीक है, ये दोनों ही एक नदी के किनारे पर बने हैं और दोनों ही आमने सामने हैं, एक नदी का किनारा ये है और एक नदी का किनारा ये है, ठीक है गाइस। क्या यहां से हम डॉटेड लाइन अगर मिला दें, ये हमने इसका बेस मान लिया, ठीक है, तो ये एक तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यानी कि पहले मंदिर की चोटी से दूसरे मंदिर की चोटी पर एक तो अवनमन कोण बन रहा है, और दूसरा अवनमन कोण कहाँ बन रहा है, दूसरा जो अवनमन कोण है प्यारे बच्चों, वो उसके शीर्ष से बन रहा है, यानी कि जो दूसरे छोटे वाले मंदिर के शीर्ष से बन रहा है। तो ये जो शीर्ष से बन रहा है, अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें एंगल दिए गए हैं गाइज, जो एंगल दिया गया है ये तो 60 डिग्री का एंगल दिया गया है, और प्यारे बच्चों ये जो एंगल दिया गया है वो 30 डिग्री का एंगल दिया गया है, और यहां से यहां तक कि मेरे को हाइट भी दी गई है कि 54 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है, 54 मीटर ऊंचा है। जब ये 54 मीटर ऊंचा है तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि 30 डिग्री के सामने क्या आती है, एक प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, और 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी होती है, एक 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी बिहाफ पे अगर हम करें तो 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी आ जाएगी, एक, तो एक कहां तक की वैल्यू आएगी, यहां तक की वैल्यू आएगी एक, ठीक है। अब जरा हम ये भी देख लेते हैं, जब 30 ये आ गई तो ये वाला कोण कितना होगा, 60 होगा, और जब ये कोण 60 होगा, ये देखो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जब 60 होगा तो 60 डिग्री के सामने ये है, और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने होता है √3, तो ये √3 हो गया। जब ये √3 होगा तो क्या प्यारे बच्चों ये भी √3 नहीं होगा, क्या ये √3 नहीं होगा, बिल्कुल होगा √3, ये भी होगा साहब, बिल्कुल √3 ये भी होगा। जब √3 ये होगा, √3 ये होगा, तो आपका √3 ये भी होगा। अब जरा हम समझ लेते हैं, अब मैं 60 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, तो जब 60 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो 60 डिग्री के सामने क्या आती है, √3। अब यहां देखते हैं, जब ये पूरा मेरा देखेंगे हम, ये 60 है तो ये 30 है, और 30 डिग्री के सामने क्या आती है, एक आती है। तो आपने देख लिया जब 30 डिग्री के सामने इस, देखो 30, क्योंकि जब ये 60 होगा तो ये 30 होगा, और इस 30 डिग्री के सामने कितना आता है, एक, तो मेरे अकॉर्डिंग एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, √3 दी गई है। और जब आपको एक यूनिट की वैल्यू √3 दी गई है तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जब एक यूनिट ये आ गया तो बचा हुआ कितना यूनिट होगा, यहाँ पे 2 यूनिट होगा, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, यहाँ से 3। जब 3 यूनिट 54 के बराबर है तो
काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि 18 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू जब आपके पास 18 आ गई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कौन सी 2 यूनिट साहब? ये वाला 2 यूनिट। तो 18 दूनी 36, तो 36 मीटर आपका सही जवाब होगा। अगर आपको इस कंसेप्ट से समझ में नहीं आया प्यारे बच्चों, तो हम अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए गाइज इसी क्वेश्चन को अगले कंसेप्ट से। अगला कंसेप्ट क्या होगा देखिए गाइज, ये है मेरा मंदिर, ये मेरे मंदिर हैं दो, और यहां देखिए ये शीर्ष से एक कोण बना रहा है 30 डिग्री का, और यही शीर्ष से ही एक कोण बना रहा है यहाँ पे पाद का, ये बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि ये आपको दिया गया है कितना? 54 मीटर। ये 54 मीटर दिया गया है। ठीक है ना गाइस? अब हमें ये देखना है कि जब ये 54 मीटर दिया गया तो हम सबसे पहले बड़े ट्रायंगल को देखते हैं, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला ट्रायंगल। जब मैं इस ट्रायंगल को देखते हैं प्यारे बच्चों, जब मैं इस ट्रायंगल को देखते हैं तो इस ट्रायंगल में हमने एक चीज पाई है कि tan अगर मैं लगा दूं कि tan 60 डिग्री 60 अंश बराबर की प्रॉपर्टी क्या होती है tan की? आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब आपके सामने 54 है। आधार आपको यानी कि पता करना है, इसे हम इंग्लिश में बेस भी कह देते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो जब √3 होती है tan 60 की वैल्यू, अब आपको क्या करना है? 54 बटे क्या करना है? बेस। तो आपने यहां से अगर बेस को काउंट किया यानी कि बेस निकाला आधार, तो 54 बटे कितना आ गया? √3। तो जब 54 बटे √3 ये बेस आ गया आपका 54 बटे √3। ठीक है ना गाइस? तो जब 54 बटे √3 ये है 54 बटे √3, तो ये भी होगा फिर 54 बटे √3, बिल्कुल होगा। अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं। ठीक है गाइस? जब इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम देखेंगे तो हम यहाँ क्या पाएंगे? देखिए हम यहाँ ये पाएंगे, देखिए मैंने ये कर लिया कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना आ गया? 54 √3। अब tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन 54 बटे √3। √3 से √3 कट गया तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 54 आ गया। ठीक है, जब आपके अकॉर्डिंग ये भी 54 आ गया परपेंडिकुलर, तो आप अच्छे से समझ पाए हैं कि जब यहाँ की परपेंडिकुलर मेरा 54 आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड हम इस क्वेश्चन को रिलाइट करते हैं कि परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया? यहाँ पर मैंने √3 रखा, 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन मैंने क्या कर दिया? बेस। तो बेस मैंने कितना माना? 54 √3। तो हमने देखा 0 से 0 कट गया तो मेरे पास आ गया 54, ये आ गया 54 परपेंडिकुलर, पूरा आ गया 54। तो जब ये 54 आया और ये 54 √3 आया, तो आपके पास तो 54 है ही है, ऑलरेडी पहले से ही है इसमें 54। तो इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए रुकिएगा, आपका उसी इस क्वेश्चन को गाइज हम जब समझेंगे तो इस क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया, एक सेकंड देखना है जरा गाइज, यहाँ पे एक एरर हुआ है, इस एरर को पहले क्लियर कर लेते हैं हम गाइज, एक सेकंड को। यहाँ पर देखना जरा गाइज, यहाँ पे एक चीज एरर हुई है, उस एरर को पहले हम क्लियर करते हैं गाइज, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड बस रुकिएगा गाइज। देखिए यहाँ पे जब हम देखेंगे तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan 30 की जो वैल्यू आ रही है 1/√3 आ रही है, लेकिन यहाँ जो परपेंडिकुलर आया वो 54 बटे √3 है। हमने 54 √3 जो लिखा था, इसके लिए ये एरर आ रहा था गाइज। तो देखिए गाइज, परपेंडिकुलर अपॉन 54 क्या √3 पर पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर काउंट करेंगे तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी? 3p परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54। तो क्या परपेंडिकुलर हमें पता चल पाया? बिल्कुल चल पाया। कितना आ गया? 18। तो जब ये वैल्यू 18 आ गई, कितनी? ये वाली जब ये वैल्यू 18 आ गई तो क्या हम इतनी वैल्यू नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे गाइज। वो कैसे बता पाएंगे कि अगर टोटल 54 है, 54 में से अगर मैं 18 घटा दें तो कितनी बच जाएगी? 36, जो आपका सही जवाब होगा। यही तो आपसे पूछा गया था। तो 36 मीटर विल बी योर राइट आंसर। हमने दोनों ही मेथड से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर किया गाइज। अब चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है कि ABC तीन सहेलियों ने रुपए 1105 को इस प्रकार बांटा जिसमें अगर तीनों के हिस्से में से
क्रम से 10 रुपए, 20 रुपए और 15 रुपए निकाल लिए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात 11:18:24 हो जाएगा। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत आसान वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तीन सहेलियां हैं, एक ए है और एक बी है और एक सी है। इन्होंने क्या किया, 11:18:24 के अनुपात में इन्होंने क्या किया है, हिस्सों का अनुपात है इनके, बांट लिया इन्होंने, ठीक है ना गाइस। अब जरा हम देखते हैं, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है प्यारे बच्चों कि इन्होंने ये किया है कि 1105 रुपए को इस प्रकार बांटा कि 10 रुपए और 20 रुपए 15 रुपए निकाल लिए, तब उनके बाद ये हिस्से बन के आए। देखिए देखिए, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को और तरीके से समझिए। देखिए, ऐसे कर लो आप, ए, बी और सी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने हिस्से में से इसने कितने निकाले, 10 रुपए, और इसने कितने निकाले, 20 रुपए, और इसने कितने निकाले, 15 रुपए। तब उनका रेशियो कितना बना, 11:18:24। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम ये देखेंगे, जब 11, 18 और 24 बन गया तो टोटल कितना हुआ, 8 4 12, 12 और 1 13, यानी कि अगर हम इन सबका टोटल निकालें तो कितना हो गया, 8 4 12 और 1 13, 13 और 4 ये 4 हो जाएगा, 2 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 53 यूनिट है टोटल। टोटल कितना है, 53 यूनिट। और जब ये 53 यूनिट टोटल है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो 53 यूनिट टोटल है, वो किसके बराबर है, वो है प्यारे बच्चों 1105 के बराबर। लेकिन हुआ क्या, 1105 के बराबर है, कितने के, 1105 के बराबर। लेकिन हुआ क्या, ये 1105 में नहीं है, उन्होंने इतने पैसे निकाल लिए, कितने कितने, 10 20 और 15, तो टोटल कितने पैसे निकाल लिए, 30 40 और 5 45। तो अगर मैं 1105 से 45 रुपए निकालेंगे तो 53 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जरा हम देख लेते हैं। वो मेरी वैल्यू बनेगी 1060। कितनी बन जाएगी, 1060। और जब इससे मैं काटूंगा, 2 3 6 2 5 10, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 20 जब आ गई तो सी को कितने रुपए मिले, हमें ये बताना है। तो सी को कितने रुपए मिले, 24 रुपए मिले। तो जब सी को 24 रुपए मिले, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू 20 रखेंगे तो 24 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 480 रुपए हो जाएगा प्यारे बच्चों। यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 है, ठीक है। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। तदनुसार यदि दोनों स्कोरों का अंतर 9 रहा तो कुल स्कोर कितना था। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत आसान वे में समझते हैं। देखिए, कुल स्कोर का 3/11, मान लीजिए कि टोटल जो मेरा स्कोर रहा है, टोटल जो स्कोर रहा है वो कितना रहा, मैंने मान लिया सपोज दैट एक्स रहा, ठीक है। तो एक्स का 3/11, जैसा आपसे बोला जाए वैसा आप करते जाइए। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का, तो अब शेष कितने होंगे, तो अगर आप शेष निकालना चाहोगे तो आपको निकालना कैसे पड़ेगा कि टोटल तो हमने एक्स माना स्कोर, अगर उस एक्स स्कोर में से 3x/11 को घटा देंगे तो शेष स्कोर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गाइस। और उसका 3/11, तो उसका हमने 3/11। देखिए प्यारे बच्चों, फिर से रिपीट कर रहे हैं, टोटल स्कोर हमने एक्स माना, एक्स के कुल स्कोर का 3/11, ठीक है। उसी पारी में दूसरे नंबर के अधिकतम स्कोर शेष रनों का, तो शेष क्या होगा, एक्स हमने टोटल माना, टोटल में से अगर 3x/11 घटा देंगे तो ये शेष बचेगा, और शेष का 3/11 हो गया, ठीक है। ये सब करने के बाद हमें कितना रन का अंतर आया, 9 रन का अंतर आया। तो गाइज अब हम समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, बस सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं करना है। 3x/11 माइनस 11 11x में से जैसे ही आप 3x घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 8x। कितना बचेगा, 8x/11। अब आप यहाँ क्या करेंगे, इंटू 3/11। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं 11 11 में से 3 गया, 8 9 10 11, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज और समझ लीजिए कि 11 11 121 हो जाएगा। तो 11 11 121 जैसे हुआ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 3 33 x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 8 तिया 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो आप देखेंगे 33 में से जैसे ही मैंने 24 को घटाया तो कितना बचा 9x, 9x अपॉन 121 इज इक्वल टू 9। तो 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया, तो x की फाइनली जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 121 आ गई। यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 5 ml के लोशन में जिसमें 50% शराब है में कितने पानी को मिलाने पर लोशन में शराब की मात्रा 30% हो जाएगी। प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा कि 9 ml में 50% क्या है शराब है, तो देखिए 9 ml है उसमें कितना परसेंट शराब है 50% शराब है, तो हमने कर लिया 50% शराब है। और आगे क्या कहा जा रहा है, मैं कितने पानी को मिलाने पर लोशन में शराब की मात्रा, जो लोशन है कितना हम पानी मिला दें, तो लोशन मेरे पास कितना था 9 ml था, मैंने मान लिया सपोज दैट मैंने x पानी मिला दिया उसमें, ठीक है, लोशन में कितना पानी मिला दिया x पानी मिला दिया। तो अब लोशन की जो मात्रा होती है यानी कि शराब की जो मात्रा होती है वो कितनी हो जाती है 30% हो जाती है। कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों 30%। तो क्या आप इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल आउट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे हम। क्या इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल आउट कर पाएंगे? बिल्कुल। 3 से क्या इसको भी कैंसिल आउट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइनली निकाल पाएंगे। तो कितना आ जाएगी x की वैल्यू 6 ml आ जाएगी, और यही आपसे पूछा गया था। तो 6 ml विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए कोमा बी कोमा सी ने एक व्यापार अपना निवेश 1:3:5 के अनुपात में करके आरंभ किया। 4 माह के पश्चात ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसने पहले किया था। बी तथा सी ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उनका लाभ किस अनुपात में था? देखिए 3 हिस्सेदार थे, एक तो ए था और एक तो आपका बी था और एक तो सी था। उसने किया क्या कि उन्होंने जो निवेश किया वो 1:3:5 के अनुपात में किया। और प्यारे बच्चों आपको एक चीज हम और बता देते हैं, जो इन्वेस्ट प्रॉफिट का अनुपात होता है वो क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि कितना पैसा लगाया आपने और कितने समय के लिए लगाया, वही आपका लाभ का अनुपात होगा। तो यहाँ पे क्या किया दिया गया है हमें निवेश का अनुपात दिया गया है। जब आपको निवेश का अनुपात दिया गया है तो 1 यूनिट ये लगा रहा है, 3 यूनिट ये लगा रहा है, 5 यूनिट ये लगा रहा है। अगर मैं इनको सिंपल में कन्वर्ट करना चाहें, अच्छा बनाना चाहें, तो हम इजी कैलकुलेशन के लिए 2 जीरो बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे इससे, ठीक है। चलते हैं। 4 माह के पश्चात ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसने पहले किया था। मान लीजिए कि उसने 100 रुपए जो लगाए थे पहले 4 महीने के लिए लगाए, फिर उसने क्या किया 4 महीने के बाद उसने उतने ही रुपए और लगा दिए। तो अब कितने रुपए हो गए 100 तो पहले थे 100 बाद में हो गए, तो 200 रुपए हो गए। वो 200 रुपए कब तक चलेंगे 8 महीने तक। 200 रुपए 8 महीने तक लगाए, क्योंकि टोटल 1 वर्ष के लिए लगाए जा रहे हैं। तो भाई मेरे 8 और 4 12 1 वर्ष हो गया पूरा, यानी कि पहले स्टार्टिंग में उसने 100 रुपए लगाए और 4 महीने के लिए लगाए, ठीक है। बाद में 100 रुपए और लगा दिए 4 महीने बाद, तो 200 रुपए हो गए उसके। और वो कितने महीने तक चलेंगे 8 महीने तक चलेंगे। आप ठीक आगे चलते हैं, ये रेशियो है उसका, ठीक है। अब ठीक आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, बी तथा सी ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया, यानी कि उसी 4 महीने के बाद 4 महीने तक तो 300 रुपए लगाए रहा। फिर क्या किया बी ने आधा वापस ले लिया, तो आधा वापस ले लिया तो 150 रुपए बचे होंगे, 150 रुपए 8 महीने के लिए लगाए होंगे। ऐसा ही सी ने किया, 500 रुपए तो 4 महीने के लिए लगाए और फिर क्या किया 250 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। अब मैं सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही मैं सबको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400, 4 दूनी 800, देखो 8 दूनी 1600 और 400 कितना हो जाएगा यहाँ 1200 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन बहुत आसान वे में कर भी पाएंगे। 4 तिया यहाँ 1200 और 15 8 120, तो आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा 1200 1200 2400 यहाँ बन जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। 5 चौके 20, 2000 ये बन जाएगा और 2000 ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4000। तो आप जरा एक चीज समझिए, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो तीनों में कैंसिल आउट, 2 छक्के 12, 2 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 जीरो और भी कट रहा है वैसे, 2 तिया 6, 2 छक्के 12
और 2×20, तो 3:6:10, ये फाइनली आपका जवाब आ गया। उनके जो प्रॉफिट का अनुपात था, प्रॉफिट ए अनुपात प्रॉफिट बी अनुपात प्रॉफिट सी का जो रेशियो आया 3:6:10 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अमिताभ ने 96 किलोमीटर की एक दूरी अपनी निर्धारित योजना से 2 घंटे पहले तय की। इसके लिए उसने प्रति घंटा 1 घंटा 15 मिनट की निर्धारित योजना की तुलना में प्रति घंटा 1 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। यात्रा के दौरान उसकी चाल क्या थी? अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह समझना है, देखिए मुझे क्या करना है, मुझे दूरी निकालने के लिए एक अच्छे से तरीका पता है। देखिए जब भी हमें दूरी निकालनी हो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो हमें दूरी क्या करते हैं, पहली दूरी इनटू दूसरी दूरी, यानी कि S1 जो हमारा डिफरेंस आ रही है दूरी, यानी कि जो बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो हम ऐसे कर पाते हैं S1 जो हमारी इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, ठीक है, वो अपॉन हम क्या कर पाते हैं, दोनों ही दूरियों का अंतर ले पाते हैं, या क्या लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं, और इनटू अगर टाइम कर दें तो हमारी दूरी बन जाएगी। प्यारे बच्चों हमने वही कर दिया। टोटल 96 किलोमीटर की दूरी है, और पहले वो किस हिसाब से जा रहा है, वो पहले जो जा रहा है, पहले की स्पीड वो ये दिया जा रहा है, आगे दिया होगा, 1 सेकंड रुकना, योजना में 1 सेकंड हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2 घंटे पहले और 1 घंटे 45 मिनट। तो हमने इसमें देखा निर्धारित समय से 1 घंटा 15 मिनट और 1 घंटे की देरी 1 किलोमीटर की इधर हो गई। तो हमने ये देख लिया फाइनली। तो कितने घंटे हो गए उसके, फाइनली जो आया वो 4 का अंतर आ गया। और जब 4 का अंतर आया आपके पास, तो आपका फाइनली 1 सेकंड 4 का जो अंतर आया आपके पास, तो देखिएगा क्योंकि 2 ये और 1 ये और 1 ये, तो हमने देख लिया कि 2 2 4 हो जाएगा। और जब 4 हो गया तो यानी कि S प्लस, यहाँ पे देखिए S प्लस 4 अपॉन डिफरेंस कितना आया दोनों में, 4 का आ गया, इंटू 2। जैसे ही मैंने इसको देखा तो 2 दूनी 4, अब 96, जैसे मैंने किया तो 96 दूनी कितना हो गया, 192 हो जाएगा। 96 दूनी, यहां से आप निकाल पाओगे S इंटू S प्लस 4। तो S प्लस 4 जैसे ही आपने देखोगे कि S प्लस 4 क्या आएगा, तो हम देख पा रहे हैं कि इस स्पीड से 1 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम वैसे देखा जाए तो ऑप्शन की मदद भी ले पाएंगे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, S प्लस 4 है। अब यहाँ से हम ऑप्शन की मदद इसलिए ले पाएंगे, देखना जरा कि यहाँ पे S की वैल्यू मुझे पूछी गई है, तो S अगर मैं 12 रख देते हैं, 12 4 16, 12 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो आप यहाँ बाई ऑप्शन की मदद से भी यहाँ कर पाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 12 रख देते हैं और 12 4 यहाँ 16 आ गया, तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 17 18 19, तब भी 192 आ गया। तो आपने जो एक्चुअल स्पीड रखी थी वो कितनी रखी थी, S इक्वल टू कितना माना था आपने, 12 किलोमीटर पर घंटे। आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विभाजन के किसी प्रश्न में भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। विभाजक के किसी नियम में शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भागफल कैसे निकालते हैं। देखिए भाजक बराबर हमें ये दिया जाता है शेषफल इंटू भागफल। देखिए 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 विभाजक, ये आपने मान लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल बटे शेषफल। देख लीजिए, देखिए ये मैं कहता हूं, मान लीजिए ये 3 है, सपोज दैट, आपको बेसिक समझाते हैं पहले, और यहाँ पे 10 है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो 3 तिया 9, कितने बार गया, 3 बार गया। ये क्या है आपका भाजक है, ये क्या है भाज्य है, ठीक है। और ये क्या है, इतने बार गया भागफल ये आया, ठीक है। और ये क्या है शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हम उसी तरीके से इसको निकाल पाएंगे। देखो इस तरीके से, जैसे हमसे कहा गया है शेषफल कितना है, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे भाजक बराबर
शेषफल कितना है देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है शेषफल का 3 गुना इंटू 3 गुना शेषफल का है, शेषफल का। देखिए यहाँ आपसे स्पष्टली बोला जा रहा है कि भाजक भागफल का तो 4 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का तो 4 गुना है, लेकिन शेषफल का कितने गुना है, 3 गुना है। ठीक है, शेषफल का कितने गुना है, 3 गुना है। तो आप इसको जब कह पाएंगे तो जरा देखिएगा, जो भाजक है वो 3, अब मेरे को देखना है यदि शेषफल 4 है तो शेषफल की जगह मैंने 4 रख दिया, तो भाजक कितना आ गया, 4 3 12 आ गया। फाइनली जब भाजक आपका 12 आ गया तो आप देखो निकाल सकते हो भागफल, भागफल इज इक्वल टू भाजक, भाजक बटे शेषफल। तो जैसे ही आप शेषफल से भाग दोगे, भागफल जब निकालोगे तो भाजक बटे शेषफल, तो भाजक आपके पास कितना है 12 बटे 4, तो 4 3 12, तो आपका भागफल कितना आ गया, भागफल आपका आ गया 3। जब भागफल आपका 3 आ गया प्यारे बच्चों, जब आपसे भागफल भी आ गया तो आप अपने फॉर्मूले को लगा दिए जो हम अभी बता रहे थे आपको, जो क्या होता है भाज्य बराबर, भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और प्लस क्या होता है, प्लस होता है शेषफल, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल देके प्यारे बच्चों आपको समझाया था। तो अब देखिए आपके पास क्या क्या दिया है, क्या भाजक है आपके पास, बिल्कुल है प्यारे बच्चों, आपके पास भाजक है। भाजक कितना आया, भाजक आया आपका 12, और जब भाजक 12 है तो भागफल भी आपके पास है, कितना है वो 3 है प्यारे बच्चों, और शेषफल कितना है, शेषफल आपके पास है 4। देखो सारी चीज तो गिवन है, तो आप भाज्य नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे हम। 12 3 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 12 3 15, 15 4 कितना हो गया 19। हाँ सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ गुणा कर दिया, गुणा करना था प्लस कर दिया, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 और 4 कितना हो गया, 36 और 4 कितना हो गया 40। तो आपका जो सही जवाब आएगा वो 40 आएगा। देखिए भाजक गुणे भागफल होगा ना, तो आपका सही जवाब कितना आ जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आप आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो क्वेश्चन ने कहा है वैसा वैसा हमने किया है। एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, तो भाजक भागफल का 4 गुना हो गया। देखिए भागफल का 4 गुना है, तो जब भागफल का 4 गुना भाजक होगा, 4 गुना यहाँ होगा तो 4 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल हमने 12 बटे 4 से इसलिए भागफल निकाल लिया। और कहा गया है तथा शेषफल का 3 गुना है, जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल का 3 गुना कर दिया, और शेषफल हमें दिया था 4, तो इसलिए हमने 12 कलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने 3, और बस हमने अपने फॉर्मूले में लगा दिया। भाजक बराबर वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आया कहाँ से वो भी मैंने पहले डिटेल कर दिया आपके लिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एक परीक्षा में पी ने क्यू की तुलना में 25 अंक कम प्राप्त किए। क्या बोला जा रहा है कि पी ने क्यू की तुलना में 25 अंक कम प्राप्त किए, ठीक है गाइस। और क्या कहा जा रहा है, क्यू ने आर से 45 अंक अधिक अंक प्राप्त किए, टी ने 75 अंक प्राप्त किए, जो आर के स्कोर से 10 अधिक है। यू ने लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए यदि परीक्षा में उसे आर से 10 अंक अधिक मिले हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत आसान वे में हम समझते हैं कि अगर हम बात करें टी के मार्क की, तो देखिए यहाँ पे देखिए, हम अगर बात करें यहाँ पे टी का जो हमें मार्क्स दिया गया है, टी का स्कोर कितना है, टी का मार्क्स कितना दिया गया है, हमें 75 दिया गया है। अब प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझना है, जब टी का मार्क्स आपको 75 दिया गया है और आपको आर का मार्क्स क्या बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया है 75 प्राप्त किए जो आर के स्कोर से 10 अधिक है। तो जब आर के स्कोर से टी का स्कोर 10 अधिक है तो क्या आप आर का स्कोर नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। 10 कम हो जाएगा आर के स्कोर टी से, तो कितना हो जाएगा 65। अब चलते हम आगे की तरफ। आगे हमसे ये कहा गया है क्यू का मार्क्स, देखिए क्यू ने आर से 45 अंक अधिक प्राप्त किए, तो जब आर का अंक पता है तो आप क्यू का भी बता सकते हो। तो क्यू ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, आर से 45 अधिक किए, तो जब 45 अंक अधिक इससे प्राप्त किए, किसने, इसने 45 अंक अधिक प्राप्त किए।
आर से क्यू ने। तो जैसे 45 आपने जोड़ा तो कितना बन गया, 110 बन गया, किसका, क्यूब का। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही मैं बढ़ा तो मुझे पी का अब अंक पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा गाइस। देखिए पी ने क्यू की तुलना में 25 अंक कम प्राप्त किए, जो पी है उसने क्यू की तुलना में 25 अंक कम प्राप्त किए। तो जब पी ने कम अंक प्राप्त किए 25, तो क्या आप बता पाएंगे कितने अंक प्राप्त किए होंगे, पी ने 85 अंक प्राप्त किए होंगे, बिल्कुल गाइज किए होंगे। अब चलते हम आगे की तरफ, क्या यू के भी मार्क्स आप बता पाओगे, बिल्कुल बता पाएंगे। यू ने लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए यदि परीक्षा में आर से 10 अंक अधिक मिले हों। अब जरा आपको देखना है, जब आर से अधिक अंक मिले हों तो आपसे यह भी देखना है कि आर से अधिक अंक मिले हों तो कितने आर से अधिक अंक मिले हों उसको। सॉरी एक सेकंड, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं पी ने आर से, तो 85 अंक इसके भी हो गए। जब 85 अंक ये हो गए तो इसमें ये कहा गया आर से 10 अंक अधिक मिले। तो हमने ये क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से रीड कर ले रहे हैं एक बार और। अगर मैं ये देखूंगा कि 10% क्यू से अधिक मिले, किसको, क्यू से अधिक मिल रहे हैं, पी ने क्यू से 25% कम अंक प्राप्त किए तो इतना आ जाएगा। और आगे बोला गया है क्यू ने आर से 45 अंक, बिल्कुल आ गया सही जवाब। आर के स्कोर से 10 स्कोर अधिक है। यू ने लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, आर से 10 अंक अधिक मिले हैं। तो आर से जब 10 अंक अधिक मिले हैं, तो आर से जब 10 अंक यू को अधिक मिलेंगे तो आर के कितने हैं, 65, तो इसको तो 75 मिल जाएंगे। फिर यू ने लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए यदि परीक्षा में उसे आर से 10 अंक अधिक मिले हों। तो आर से 10 जब मिलेंगे अधिक तो 75 बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये ऐसा तो नहीं होगा, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाइपिंग एरर तो नहीं है। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही है गाइस, इसमें क्या कहा गया है देखिए, हम पूरी एक बार सारी चीजें रीचेक कर लेते हैं। एक परीक्षा में पी ने क्यू की तुलना में 25 अंक कम प्राप्त करें, तो पी को कितने हुए, 50, तो पी ने क्यू से 25 कम किए, ठीक है, कर लिए हमने, सारी चीजें आ गई। और ये कहा गया है कि टी ने 75 अंक प्राप्त किए, तो टी ने 75 किए, इसने 65 किए। आर के स्कोर से 10 अधिक है तो 10 अधिक है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। क्यू ने पी से यू के लगभग कितने प्रतिशत अंक है यदि परीक्षा में उसे आर से अधिक अंक मिले हों। तो आर से जब अधिक अंक मिलेंगे तो कितने अधिक अंक मिलेंगे गाइस, यहाँ आर से अधिक अंक मिलेंगे 10, कितने 10 अंक अधिक मिले, तो 10 अंक जब अधिक मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 75। जो इसमें ऑप्शन नहीं है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक होगी, तो 75% विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 हमारे पूरे होते हैं प्यारे बच्चों। आज की टेस्ट सीरीज के आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर सेशन हमारा अच्छा लगा तो अपने सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। हम आपको इसी तरीके की बेहतरीन प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आगे भी आपको ऐसे ही स्टैंडर्ड लेवल के हम क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका लेवल में और चीजें इंक्रीज हो पाए। प्यारे बच्चों, रिवीजन मस्ट बी परफेक्ट। आप मैथ की जितनी भी रिवीजन करेंगे उतनी चीजें आपके अंदर कंडक्ट हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इसी नई नई चीजें आपको सिखाते रहेंगे, और भी हम जल्द ही टॉपिक वाइज भी सेशन लाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए प्यारे बच्चों, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।